हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माई सेल्फ जय शर्मा। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ओके, इससे पहले जो चीज़ें हमने समझी है, अगर उस पर हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी की, जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन के बारे में समझा था। दैट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, अब इसका आंसर दिया था कंज्यूमर ने, कि क्या प्रोड्यूस करना है वो कंज्यूमर बताता है। कंज्यूमर बताता है इन द सेंस, कंज्यूमर क्या बता रहा है कि वो ये बता रहा है कि इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। वो ये बता रहा है कि इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। ओके, तो जब एक कंज्यूमर अपनी डिमांड बताता है तो उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी में सप्लाई की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमी में सप्लाई की जाएगी। अब ये सप्लाई कौन करता है? दिस सप्लाई इज डन बाय द प्रोड्यूसर, कि यहाँ पे प्रोड्यूसर का रोल आ जाता है। सो दैट मीन्स कि एक इकोनॉमी में दो कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर होता है कि कंज्यूमर, कि आपको कंज्यूमर बताता है कि उसे कौन से टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है। वो इकोनॉमी में एक डिमांड क्रिएट करता है। वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर वो चीज़ की सप्लाई करता है। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। अब जब कंज्यूमर से पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर ने पूछा कि ओके आपकी डिमांड है, देयर आर सर्टेन गुड्स जिसकी आप डिमांड कर रहे हो। ओके, तो कंज्यूमर से पूछा जाता है कि आपकी डिमांड का बेस क्या होता है, दैट व्हाट आर द थिंग्स आप कंसिडर करते हो कि मेरी ये चीज की डिमांड होगी। तो सबसे फॉरमोस्ट चीज कंज्यूमर ने बताया था, दैट वाज कि हम हमारा बजट देखते हैं कि व्हाट इज माय बजट। फिर बजट के अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि हमारा प्रेफरेंस क्या रहेगा। दैट मीन्स कि मेरी डिजायर क्या रहेगा, मेरे को सेटिस्फैक्शन कौन से टाइप के गुड से मिलेगा। तो जब एज अ प्रोड्यूसर वो कंज्यूमर की डिमांड समझता है, डिमांड में देखता है कि कंज्यूमर का ये बजट है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये प्रेफरेंस किया है, तो फिर वो प्रोडक्शन करता है। अब जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसका जो मोटिव होता है ये प्रोडक्शन करने का, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू? वो दो चीजों से अर्न करता है। पहला वो देखता है कि मेरे को जो भी डिमांड कर रहे हैं मेरे को उसका प्रोडक्शन करना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ अगर आपको आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज को आप एफिशिएंटली यूज करो ताकि आपका प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन हो जाए। तो जब आपका प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा तब उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। तो एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तब जाके आप एज अ प्रोड्यूसर आपका प्रॉफिट इंक्रीज किया जाएगा। ओके, तो ये सारा बेस हमने अभी तक समझा है एक इकोनॉमी में, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज क्लास 12 एनसीईआरटी में। तो जो हमारा आज का फोकस रहेगा दैट विल बी फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, कि प्रोडक्शन और कॉस्ट में क्या चीजें ध्यान रखी जाती है। ओके, अब इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। एक केस स्टडी है, उसको हमें बेटर तरीके से समझाती है कि द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट। अगर केस स्टडी को हम बेटर तरीके से समझते हैं तो केस स्टडी हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल बेकरी है। नाउ रिमेंबर दिस बेकरी इज स्मॉल, कि एक छोटी बेकरी है आपके पास। ओके, अब बेकरी क्या करता है कि बेकरी वेरियस टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बेकिंग आइटम्स हो गया, यानी कि लेट्स से केक बेक कर रहा है, ब्रेड दे रहा है, चीज केक दे रहा है, पेस्ट्रीज दे रहा है, या एक्सेट्रा जो भी चीजें बेक हो सकती है वो सारी चीजें यहाँ पे ये कंसिडर करता है। ओके, तो अब एज अ इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या समझ लीजिए कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं एक ये एक बेकरी है, XYZ नाम की बेकरी है, वो मेरा वो बिजनेस है। अब मेरे को वो बिजनेस में कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है तीन चीजें। सबसे पहली चीज हो जाती है दैट इज दी लेबर। ओके, लेबर में क्या आ जाएगा? बेकर आ जाएगा, अदर टाइप के स्टाफ आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो पैक कर रहा है, जो बिलिंग काउंटर पे है, एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें आ जाएगी। नाउ सेकंड जो चीज आ जाती है दैट इज दी कैपिटल। कि कैपिटल आ गया, कैपिटल में क्या आ जाएगा? सभी टाइप के इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। इक्विपमेंट्स इन द सेंस क्या आ जाएगा कि ओवन आ जाएगा, ठीक है, ओवन आ गया, मिक्सर आ गया, बेकिंग मटेरियल्स आ गए,
एक्सेट्रा। थर्ड चीज क्या आ जाती है, दैट इज दी मटीरियल्स। मटीरियल्स में आ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा। ओके, सो फ्रॉम बेकर पॉइंट ऑफ व्यू या एक स्मॉल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बेकरी में क्या हो रहा है कि सडनली वहां पे चीजों की डिमांड बढ़ गई। स्पेसिफिक चीज की अगर बात करूं कि मेरे बिजनेस में जो ब्रेड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो जब ब्रेड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो मेरे को उसकी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, नाउ यहां पे चीज क्या होती है कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस केस स्टडी, क्योंकि यहां पे हमें प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों को मैनेज करना। दैट मीन्स वी हैव टू मैक्सिमाइज माय प्रोडक्शन व्हाइल मिनिमाइजिंग माय कॉस्ट। तो ये सारी चीज को अगर मैं ध्यान रखूं कि मेरे ब्रेड की डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो दैट मीन्स कि मेरे को यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहां पे मैं दो तरीके से चेंजेस कर सकता हूं। जो सबसे पहला चेंज हो जाता है दैट इज फ्रॉम द शॉर्ट रन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर अगर हम अगली साइड से समझते हैं इसको, तो ये दो तरीके से चेंज करूंगा मैं, कि जो मैं प्लानिंग करूंगा वो प्लानिंग दो तरीके से होगी। पहला रहेगा फ्रॉम दी शॉर्ट रन पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा रहेगा फ्रॉम दी लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब शॉर्ट रन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जाएगा कि मेरे को अभी मेरे ब्रेड की डिमांड बढ़ी है, तो जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद भी मेरे ब्रेड की डिमांड रहेगी। तो मेरे को यहाँ पे प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। तो मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा कि मेरे पास ये जो तीन चीजें हैं कि मेरे पास लेबर है, आई हैव द लेबर, आई हैव द कैपिटल, आई हैव द मटेरियल। तो इसमें से मैं कौन सी चीज में एडिशनल करूंगा, मतलब मेरे इनपुट्स में क्या एडिशन करूंगा कि मेरा प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड का बढ़ जाएगा बाय मिनिमाइजिंग माय कॉस्ट। तो यहां पे मेरे को सबसे पहला थॉट आता है कि अगर मैं मेरा लेबर इंक्रीज कर देता हूं, मैं बेकर इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बट यहां पे मेरे पास क्या इश्यू है कि आई एम अ स्मॉल बेकर, कि मेरी एक स्मॉल बेकरी है, ठीक है। तो जब मैं, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मेरे पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स है, लिमिटेड मटेरियल्स है, और लेबर मैं एक्स्ट्रा हायर कर सकता हूं इन द सेम प्लेस। तो जब मैं एक लेबर हायर कर रहा हूं तो एक लेबर क्या कर रहा है, वन एक्स्ट्रा लेबर वो 20 नई ब्रेड बना दे रहा है इन द सेम प्लेस। ओके, लेकिन अगर मैं दो एक्स्ट्रा लेबर हायर करता हूं तो दोनों मिला के 30 ब्रेड ही बना पा रहे, जबकि बढ़ना चाहिए था 40 ब्रेड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, मेरे पास जो इक्विपमेंट है दैट इज दी ओवन, जहां पे वो पर्टिकुलर ब्रेड बेक होगी वो लिमिटेड है। तो ये चीज क्या कंसर्न दिखाता है मेरा कि मेरे को अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो मैं एक लेबर ही हायर कर सकता हूं। सो दैट मीन्स आई कैन ओनली हायर वन लेबर, कि मैं सिर्फ वन लेबर हायर कर सकता हूं। ओके, वेर एज फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे पास काफी ज्यादा रूम है, कि अगर मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूं तो मेरे को दो लेबर में हायर कर लूंगा, राइट, और प्लस एक एक्स्ट्रा अवन ले आऊंगा। तो जब एक एक्स्ट्रा अवन ले आऊंगा तो मैं 2 से 3 लेबर हायर कर लूंगा, और जो ब्रेड का प्रोडक्शन है वो 60 से बढ़ जाएगा, क्योंकि एक लेबर 20 ब्रेड लेके आ रहा है, तो 3 लेबर 60 ब्रेड लेके आएंगे। तो दैट मीन्स कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले एक अवन लेके आ रहा हूं, वन अवन, और उसके साथ मैं 2 लेबर हायर कर रहा हूं, राइट, एंड इससे जो मेरा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जा रहा है इन दी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ दिस केस स्टडी क्या है कि जब बेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लानिंग कर रहा है तो वो देख रहा है कि मेरा प्रोडक्शन क्या है और मेरा कॉस्ट क्या है, और ये दोनों का एक एनालिसिस करके वो अपने इनपुट्स में चेंजेस कर रहा है। ओके, तो इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे ये केस स्टडी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, तो इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं कि जो हमारी थीम है वो, ये चैप्टर की थीम क्या है कि हमें प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों पे फोकस करना है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं तो दैट इज वी कैन से कि प्रोडक्शन क्या है, ये एक्चुअली एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने इनपुट्स को, यानी कि एक लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और मटेरियल हो गया, ये सारे इनपुट्स है आपके, ये सारे इनपुट्स को आप कन्वर्ट करते हो कि एक आउटपुट बन जाए। वेरेस कॉस्ट क्या होता है कि ये सारे जो इनपुट्स है, जो आपने एक्वायर किए ये इनपुट्स, उसको एक्वायर करने के लिए आपका क्या कॉस्ट लगा है, दैट इज योर कॉस्ट। तो मतलब ये डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम दी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम दी
कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम ये दोनों को सेपरेटली समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर एक लैंड यूज कर रहा है, उस पर लेबर लगा रहा है, उसमें बीज बो रहा है और पानी डाल रहा है, तो उसका वीट आ रहा है। सो दैट मीन वीट क्या हो गया, ये इसका प्रोडक्शन हो गया। वेयर एज लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या हो गया, ये इसका कॉस्ट हो गया। राइट तो इस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है। वेयर एज ऑब्जेक्टिव रहता है फर्म्स का यही है कि आप अपना प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करो और कॉस्ट को मिनिमाइज करो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करके, तो उससे आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा। राइट तो यही चीज होती है कि आप प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, बाय बैलेंसिंग योर प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो ये सब का अगर आप बैलेंस बनाओगे तब जाके आपका प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन आएगा। राइट तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते सी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम चीजें जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट की गई है, जो एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन आप ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। सो दिस इज फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स कि आपको प्रोडक्शन को इस नजरिए से देखना है, कॉस्ट को इस नजरिए से देखना है, ताकि आप इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, दैट इज द स्टडी ऑफ द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल वांट, उसको आप एक बहुत बेटर वे में समझ पाओगे। ओके तो ये चीज है। राइट सो प्रोडक्शन फंक्शन का ये देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इज क्या है, दैट क्वांटिटी यानी कि जो आउटपुट हो जाता है, आउटपुट क्या डिफाइन करता है, इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि जितना लेबर और कैपिटल लगा है उतना मेरा आउटपुट आएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। फॉर एग्जांपल कि एक फार्मर 1 हेक्टर की लैंड यूज कर रहा है और उसमें 2 आवर्स ऑफ लेबर डेली दे रहा है। सो ये यहां पे 2 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जो 2 टन ऑफ वीट है ये क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया, दैट इज क्यू। वेर एज जो 2 आवर्स ऑफ लेबर है दैट इज एल, एंड 1 हेक्टर ऑफ लैंड है दैट इज कैपिटल के। ओके इट इज अ वेरी सिंपल सिनेरियो। राइट ये हमारा स्कूल टाइम का कॉन्सेप्ट है जो हमने समझा था। तो अगर ये हम लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन में देखते हैं, तो यहां पे हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल समझा था लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का। तो शॉर्ट रन में क्या चीजें बताई गई है कि एटलीस्ट 1 फैक्टर दैट इज कैपिटल जो है वो फिक्स होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में आप क्या देख रहे हो, हमने बेकिंग का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, वो केस स्टडी में क्या देखा था कि एज अ बेकर वो क्या देख रहा है कि उसके पास जितना कैपिटल है, दैट मीन्स कि जो भी इक्विपमेंट्स है उसके पास वो फिक्स है, वो रोज नहीं चेंज कर सकता, लेकिन वो रोज लेबर चेंज कर सकता है। सो दैट मीन्स कि जो लेबर है वो चेंज हो सकता है, वेरेज जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगा। और लॉन्ग रन में देखते हैं कि जो सारे ही फैक्टर्स है वो चेंज हो सकते हैं। तो यहां पे जो फर्म के पास है फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आती है कि वो अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। फॉर एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री माइट लीज मोर स्पेस एंड हायर मोर एम्प्लॉयज, ओके, इन द लॉन्ग रन, बट शॉर्ट रन में वो खाली वर्किंग आवर्स को ही एडजस्ट कर सकता है। ओके तो ये एक बेसिक सिनेरियो रहता है। वेरेज अगर हम आगे देखते हैं तो आगे जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज द टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। सो टोटल प्रोडक्शन इज सिंपल कि जो भी आपका आउटपुट आया है एक गिवन इनपुट लेवल के साथ, सो दैट इज योर टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन ऐसा है कि आपका एक इनपुट जो है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। वेरे जो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि आपका जितना एडिशनल इनपुट होगा उतना आपका एडिशनल आउटपुट होगा। तो ये चीज हमने कल भी समझी थी, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में भी समझी थी जब हमने थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझा था, जहां पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से एक मार्जिनल चीज जो होती है दैट इज द एडिशनल, राइट, दैट इज मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, द मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे हमने देखा था कि एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मेरे को मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है। अगर इसको हमें टेबल फॉर्मेट में समझाते हैं तो टेबल फॉर्मेट में हम ये कह सकते हैं कि जब एक लेबर है तो टोटल प्रोडक्शन 10 है, तो दैट मीन्स एवरेज प्रोडक्शन भी 10 हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी 10 हुआ। जब 2 लेबर है तो टोटल प्रोडक्शन 24 हो गया, तो जो एवरेज प्रोडक्शन 12 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्शन 14 हो गया। वेरे जब 3 लेबर आया तो टोटल प्रोडक्शन 33 हो गया, पर जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 11 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्शन है वो 9 हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक छोटी कंपनी है या एक छोटा फर्म है जिसके अंदर लिमिटेड लोग हैं, लेट्स से कि एक बेकरी है, उसके अंदर एक कैशियर है, एक बेकर है, एक पैकेज करता है, एक डिलीवरी करता है और एक बाकी कस्टमर को देखता है। तो यानी कि सब एक एक का जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
राइट। जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वेरेज जब अगर वो बड़ी फर्म आ जाती है, बड़ी फर्म में ऐसा है कि 3 बेकर हो गए, एक बड़ी बेकरी जिसके अंदर 3 बेकर है, 3 कैशियर है, 3 कस्टमर को देखते हैं और 3 बाकी चीजें करते हैं। सो दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो गई। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी और फिर अगर मैं चौथा लेबर लेके आ रहा हूं, चौथा बेकर लेके आ रहा हूं, या चौथा कैशियर लेके आ रहा हूं, या चौथा कस्टमर को देखने के लिए आ रहा हूं, तो दैट मीन्स कि वो जो फोर्थ लेबर है वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा। एक लेबर था वो प्रोडक्टिव था, फिर डिमांड बढ़ी तो आपने दूसरा लेबर हायर किया तो वो भी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज किया, और डिमांड बढ़ी तो आपने तीसरा लेबर हायर किया, उससे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। और आप एज्यूम कर रहे हो कि आने वाले महीने में और डिमांड बढ़ेगी तो आपने पहले ही चौथा लेबर हायर कर लिया। तो जब आपने चौथा लेबर हायर कर लिया, जब ऑलरेडी चीजें डिवाइडेड थी, तो जो ये फोर्थ लेबर है वो इतना प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज करेगा। हेंस यहां पे आ जाता है कि जो टोटल प्रोडक्शन का जो एवरेज प्रोडक्शन था पहले 10 था, फिर वो बढ़ के 12 हुआ, फिर वो कम होके 11 हो गया। सो दैट मीन्स कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट मीन्स कि आपको आपके प्रोडक्शन को आपको डिमांड के साथ कंसीडर करना है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कि कंज्यूमर के पास इतना पैसा तो है कि आप जितना प्रोडक्शन करो वो सब बिक जाएगा। तो ये एक मेजर चीज यहां पे ध्यान रखने की होती है, राइट। वेरेज अगर हम जो हमने समझा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका मतलब यही था कि आप जितना ज्यादा यूनिट ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल लेबर आप ऐड करते जाओगे इन दी फिक्स लैंड, यानी कि एक ही लैंड में या एक ही बेकरी में मैं बेकर ऐड करता जाऊंगा, तो अल्टीमेटली वो स्पेस कम हो जाएगी। जब स्पेस कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स कि मैं मेरे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाऊंगा कि मैं मैक्सिमाइज प्रोडक्शन करूं और मिनिमाइज कॉस्ट करूं। तो ये एक रहता है। तो जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी वो इनिशियली इंक्रीज होगा बट फिर वो बाद में डिक्रीज होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कई सारे वर्कर्स एक ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे ऐड कर रहे हो तो ये आपके हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा आफ्टर अ सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोकॉन्स। नाउ आइसोकॉन्स नाम से मत डरना, एक सिंपल तरीके का ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली समझते हैं तो हम इसको और बेटर वे में समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकली जो चीज़ें समझी थी वो हमको बेटर अंडरस्टैंड कर पाई थी। ओके, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। पहला, यहाँ पे कैपिटल आ गया ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लेबर आ गया। ओके, अब मैं ये देख रहा हूं कि जब कैपिटल मेरा पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है, वेरे जो मेरा लेबर है वो 2 है, 4 है, 6 है और फिर वो 8 है, राइट। एंड अब मेरे लिए गोल क्या है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट गोल क्या है कि आइसोकॉन्स का मतलब क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा गोल है कि मेरे को 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस करनी है, राइट। अब वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं वो यहां पे समझाया गया है कि कैसे समझाया जाता है कि अगर मेरे पास एक कैपिटल ले रहा हूं मैं और उस पर 8 लेबर यूज कर रहा हूं तो मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर मैं 2 कैपिटल लेके 6 लेबर यूज कर रहा हूं तो मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर मैं 3 कैपिटल लेके 4 लेबर यूज कर रहा हूं तो मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। और मैं 4 कैपिटल लेके 2 लेबर यूज कर रहा हूं तो मैं 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सो दैट मीन्स व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये सिग्निफाई कर रहा है दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं ये पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं तो ये कर्व जो बन रहा है, दिस कर्व इज नोन एज आइसोकॉन्स। और ये आइसोकॉन्स बता रहा है कि एक मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है कि अगर आप एक कैपिटल और 8 लेबर लोगे तो 100 यूनिट प्रोड्यूस होगा,
2 कैपिटल और 6 लेबर लोगे तो 100 यूनिट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से क्या बता रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनपुट्स बता रहा है कि आप अपने इनपुट्स को किस तरीके से यूज करोगे, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज करोगे कि आपका प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके और जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोकॉन्स, राइट। तो एक इस तरीके से कर्व से हमने ये समझाया। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट इज द रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये हो जाता है कि मैं कितना प्रपोर्शन ऑफ इनपुट ऐड करता हूं, दैट मींस मार्जिनल इनपुट जब मेरा इंक्रीज होता है तो मेरा प्रोडक्शन कितना इंक्रीज होगा, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन मेरा कितना इंक्रीज होगा। सो दैट मींस कि ये एक प्रपोर्शन बता रहा है कि कितना यूनिट्स ऑफ इनपुट बढ़ा है और उसके अकॉर्डिंगली कितना यूनिट्स ऑफ मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ये चीज हमें बताती है दैट इज द रिटर्न्स टू स्केल के लिए। तो ये 3 तरीके से आती है। पहला आ जाता है द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड आ जाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड तीसरा आ जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नाउ डिक्रीजिंग रिजल्ट टू रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा था एग्जांपल कि एक स्मॉल कंपनी है, ओके, एक स्मॉल कंपनी है या एक स्मॉल बेकरी है जिसके अंदर सब काम एक एक लोग कर रहे हैं, ओके, और एक साइड बड़ी कंपनी है जहां पे सब काम 3-3 लोग कर रहे हैं। अब जब स्मॉल कंपनी में मैं लेबर और कैपिटल 50% से इंक्रीज करूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी 70% से बढ़ेगी। वेयर एज अगर मैं उसको जब जो बड़ी कंपनी है उसका अगर मैं प्रोडक्शन लेबर और कैपेसिटी इंक्रीज करूंगा तो 50% 30% से इंक्रीज होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि हम ले लेते हैं कि एक स्मॉल कंपनी है और एक साइड एक लार्ज कंपनी है। अब ऐसा है कि दोनों को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब जब आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा आपके इनपुट्स में, दैट इज लेबर प्लस कैपिटल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको भी लेबर प्लस कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रॉम अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि लेट्स से मैंने 50% लेबर और कैपिटल इंक्रीज किया है और यहां पे भी मैंने 50% लेबर और कैपिटल इंक्रीज किया है, तो जो आउटपुट होगा वो यहां पे 70% से आउटपुट इंक्रीज होगा। दिस इज माय आउटपुट, ओके, ये मेरा आउटपुट 70% से इंक्रीज होगा। वेयर एज यहां पे जो मेरा आउटपुट है वो सिर्फ 30% से ही इंक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब आप एक स्मॉल कंपनी देख रहे हो जिसके अंदर हर काम एक एक बंदा कर रहा है, ठीक है, वेयर लार्ज कंपनी में क्या हो रहा है कि हर काम 3-3 बंदे कर रहे हैं। तो जब एक स्मॉल कंपनी में एक काम में मैं 2 बंदे लेके आ रहा हूं तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर मैं 3 लेके आ रहा हूं तो और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट जब ऑलरेडी एक काम यानी कि एक बेकरी में 3 बेकर है ऑलरेडी, राइट, 3 बेकर है जो ब्रेड बना रहे या केक बना रहे या पेस्ट्री बना रहे या चीज केक बना रहे एक्सेट्रा, तो दैट मीन्स कि 3-3 बेकर है एक ही बेकरी में। तो अगर मैं चौथा बेकर लेके आऊंगा तो उसके लिए पहले मेरे को स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। स्पेस से ज्यादा है कि क्या मेरे ब्रेड की डिमांड इतनी है कि डेली का 60 ब्रेड्स मेरी बिक जाएगी, ओके। तो दैट मीन्स कि जो आउटपुट होगा वो कम होने लग जाएगा क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी 3 बेकर को वो सैचुरेटेड है, ओके। अब आप 3 से उसका 50% अगर इंक्रीज कर देते हैं, समझ लेते हैं हम कि 1.5 बेकर और आ गए, तो वो 1.5 बेकर उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वेयर एज जो स्मॉल बेकरी है उसके अंदर अगर 1.5 बेकर और आ गए तो वो और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली यहां पे प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट होगा वो ज्यादा इंक्रीज होगा और यहां पे आउटपुट कम होगा। व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, राइट, और ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, इसलिए इसका आउटपुट इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ। क्योंकि वंस जब ये स्मॉल लार्ज बन जाएगा तो फिर ये भी सैचुरेशन पे आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल का बेसिक मतलब यही होता है कि जितना मैंने इनपुट डाल रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास कितना आउटपुट आ रहा है। तो ये 3 तरीके से होता है। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दैट इज डबलिंग इनपुट्स मोर देन डबल्स आउटपुट्स, कांस्टेंट में डबलिंग इनपुट्स डबल आउटपुट्स,
एंड डिक्रीजिंग में डबलिंग इनपुट्स रिजल्ट्स इन लेस देन डबल आउटपुट, यानी कि मैं डबल इनपुट कर रहा हूं इंक्रीजिंग में जब ये स्मॉल यूनिट का हो गया, राइट, वेरेज ये डिक्रीजिंग वाला लार्ज यूनिट्स का हो गया, लार्ज कंपनी का हो गया। तो जब स्मॉल कंपनी है जिसके अंदर मैं डबल इनपुट कर रहा हूं तो मोर देन डबल आउटपुट आ रहा है, वेरेज जो लार्ज कंपनी इसके अंदर मैं इनपुट डबल कर रहा हूं तो इसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है दैट इज लेस देन डबल आ रहा है, और कांस्टेंट में है कि डबल इनपुट से डबल आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से दैट इज द रिटर्न टू स्केल, तो ये इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज समझनी है इधर, नाउ द कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ कॉस्ट, ये तो प्रोडक्शन की बात हो गई। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तीन टाइप के होते हैं। एक तो हो जाता है फिक्स कॉस्ट, दैट इज आपका आप जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपका लैंड, जो लैंड है वो एक तरीके की आपकी फिक्स कॉस्ट है। फिर दूसरा आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट, दैट मीन्स कि ये वेरी करता रहता है, जो इनपुट्स का कॉस्ट है वो वेरी करता रहता है। इनपुट्स का कॉस्ट यानी फॉर एग्जांपल लेबर, वो चेंज होता रहता है, जो मटेरियल है वो चेंज होता रहता है, इंग्रेडिएंट्स चेंज होते रहते हैं, सो दैट मीन्स कि वो वेरी करता रहता है, राइट। एंड जो टोटल कॉस्ट आ जाता है दैट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अगर इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब जीरो आउटपुट है, राइट, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है और टोटल कॉस्ट 100 हुआ। वेरे जब आउटपुट इंक्रीज हो गया, ओके, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 100 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 50 है और टोटल कॉस्ट 150 हो गया। देन ये वापस आउटपुट अगर इंक्रीज किया तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज 100, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज किया दैट इज 80। नाउ वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, अब आप ये देखिए कि आउटपुट बढ़ा रहा है, तो आउटपुट बढ़ा रहा है दैट मींस यहां पे क्या कर रहा होगा, ये या तो लेबर बढ़ा रहा होगा या फिर कोई भी टाइप का मटेरियल इंक्रीज कर रहा होगा, इंग्रेडिएंट यूज कर रहा होगा, राइट। सो दीज आर द वेरिएबल। तो जब वेरिएबल बढ़ेगा, ये तो सेम ही रखा है इसने, जो लैंड है वो सेम रखा है, राइट, लैंड इज अ फिक्स कॉस्ट, वो सेम रखा है। नाउ लेबर और मटेरियल दीज आर द वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरी कर रहा है, तो उसके चलते उसका टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, कि जो आउटपुट है वो इंक्रीज कर दिया, राइट। सो दिस इज हाउ इस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट वर्क करता है मेजरली इन दी शॉर्ट रन सिनेरियो में। ओके, तो अगर हम एवरेज कॉस्ट के बारे में समझते हैं तो एवरेज कॉस्ट तीन टाइप का हो जाता है, वेरी सिंपल, कि एक एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, एक एवरेज टोटल कॉस्ट होगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है दैट एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल सिनेरियो। okay, now next thing is to understand is the marginal cost. Marginal cost is simple. Marginal का मतलब क्या होता है कि anything additional, कुछ भी आपने additional किया है, that is the marginal cost. तो additional cost जब आपने किया है by producing one more unit of output, कि आपको एक और unit of output produce करना, उसके लिए जो आपने additional cost किया है that is known as marginal cost and this is its formula. एग्जाम में नहीं पूछा जाता है फॉर्मूला, but still you ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक बार आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे सो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल, और ये आप मेजरली फॉर्मूला से ही समझोगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द लॉन्ग रन कॉस्ट एंड रिटर्न्स टू स्केल। नाउ लॉन्ग रन कॉस्ट में सिंपल ही है दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड दीज आर द शेप्स। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दैट इज द कॉस्ट पर यूनिट व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, और जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेंज इन आउटपुट इन द लॉन्ग रन। तो इस तरीके से ये चीज रहती है। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जहां पे हमारा जो मेजर पॉइंट था वो ये समझना था कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मैटर इन द प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट मैटर इन द कॉस्ट। तो एज अ प्रोड्यूसर वो अपना रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज करता है कि उसका प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और उसका कॉस्ट मिनिमाइज हो, जिसके चलते वो अपना प्रॉफिट को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाए। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर video. Okay, so this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.